वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 10 आवर्स जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हमें कैस्ट्रो नाम के एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले एक कपल अपनी बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आए, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत ही नाटक दिखाया, उनका केस नहीं लिया और बेचारी लड़की को ढूंढने में वो कपल अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। लेकिन तब वहां पर आया सब इंस्पेक्टर कैस्ट्रो, जिसने उस लड़की का केस लिया और कुछ समय के अंदर ही लड़की को ढूंढ भी निकाला। लेकिन लड़की की जान जा चुकी थी, मामला जबरदस्ती का लग रहा था। लड़की के पूरे शरीर पर हत्यारे के दांतों के निशान मौजूद थे। फिर जितने भी सस्पेक्ट थे उन सभी के दांतों के सैंपल लिए गए, लेकिन उस निशान से कोई मैच नहीं हुआ। कैस्ट्रो समझ गया कि हत्यारा कोई और ही है जो सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो हत्यारा हमारे पुलिस स्टेशन का कोई ऑफिसर हो, क्योंकि कोई भी इस केस को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाया पहले। और फिर इस गुत्थे को सुलझाने के लिए और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए कैस्ट्रो ने अपने स्टेशन के पुलिस वालों के लिए एक बढ़िया सा दावत का इंतजाम किया। उन्हें पेट भर खाना खिलाया और खाना खाने के बाद एक एप्पल भी दिया, बट सभी का पेट भरा हुआ था तो सभी ने थोड़ा सा एप्पल खाकर वैसे ही छोड़ दिया। तो इस तरह कैस्ट्रो ने सभी के दांतों के सैंपल ले लिए, तो एक इंस्पेक्टर के दांतों का निशान उस लड़की के शरीर पर मिले दांतों के निशान से मैच कर गया। इस तरह कैस्ट्रो ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके उस लड़की को इंसाफ दिलाया। बढ़िया इंट्रो था ना दोस्तों वैसे इसका। अब कैस्ट्रो के पास एक और केस आता है जिसमें एक बूढ़े कपल अपनी पोती दिव्या के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए होते हैं। कैस्ट्रो तुरंत केस पर काम शुरू कर देता है। दिव्या की लास्ट लोकेशन जहां थी ना, सबसे पहले वो उसी जगह पर जाता है जहां उसको एक स्ट्रीट लाइट फूटी हुई दिखाई देती है और वहीं जमीन पर कई सारे कीड़े पड़े होते हैं। कुछ मर चुके थे तो कुछ जिंदा होते हैं, और जो जिंदा होते हैं वो आगे तक होते हुए पास के घर की ओर जा रहे होते हैं। उस घर की लाइट चालू थी, वो भी आधी रात को, और घर में कोई मौजूद भी नहीं होता, मानो किसी ने बहुत ही जल्दबाजी में घर को लॉक करके कहीं चला गया हो। ये सारी चीजें एनालाइज करके कैस्ट्रो अंदाजा लगाता है कि शायद दिव्या इस स्ट्रीट लाइट के पास खड़ी होगी और तब शायद किसी ने उस पर कीड़े फेंक दिए होंगे। पास ही के घर से कोई इंसान उसको सहारा देने आया होगा ताकि कीड़े वगैरह उसके ऊपर से भाग सके, और जब दिव्या घर के अंदर गई होगी तब तुरंत ही उसको बेहोश करके उसका अपहरण कर लिया गया होगा। जिसने भी ये किया है बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ किया, मतलब कि वो दिव्या को जानता था। ये सारी चीजें सोच सोच कर कैस्ट्रो तुरंत इस पूरे इलाके में नाकाबंदी लगवा देता है ताकि सारी गाड़ियां चेक की जा सके, इस उम्मीद में कि शायद दिव्या किसी गाड़ी में मौजूद हो। तब थोड़ी दूर एक नाकाबंदी पर एक ब्लू ओमनी गाड़ी आती। ओमनी तो हमेशा से फेमस या अपहरण के लिए है, और ऐसा ही यहाँ भी होता है। दिव्या दोस्तों उसी ओमनी में होती है, और जैसे नाकाबंदी के बारे में उस ओमनी वालों को पता चलता है वो तुरंत ही कांस्टेबल पर गोली चला देते हैं और हो जाते हैं फरार। इस गोलीबारी में 3 कांस्टेबल की जान चली जाती है। कैस्ट्रो तुरंत मौका वारदात पर पहुंचता है जहां उसको एक बैरिकेड पर ब्लू पेंट लगा हुआ दिखाई देता है जो उसी ओमनी से निकल कर लग गया था। इसीलिए कैस्ट्रो आगे वाले नाके पर खड़े पुलिस वालों से कह देता है कि देखो कोई भी ब्लू गाड़ी दिखाई दे तुरंत उसको रुकवा लेना। लेकिन सामने से जवाब आता है कि अभी तक कोई भी ब्लू गाड़ी यहाँ से गुजरी नहीं है। कैस्ट्रो कहता है कि पक्का, इसका मतलब उन लोगों ने शॉर्टकट ले लिया। बीच में एक छोटा सा रास्ता है जो सीधे हाईवे से कनेक्ट होता है, हो ना हो दिव्या को लेकर वो बदमाश उसी रास्ते से गए होंगे। इसीलिए कैस्ट्रो भी उसी शॉर्टकट की ओर निकल पड़ता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद उसको वो ओमनी दिखाई भी देती है, पर पीछे पुलिस वालों को देखकर ओमनी वाले वहां से भागने लगते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद वो ओमनी रुका लेते हैं। तो कैस्ट्रो जब ओमनी चेक करता है तो उसमें कोई मौजूद नहीं होता, क्योंकि सभी पहले ही बाहर आ गए थे कैस्ट्रो को मारने के लिए। वो तुरंत ही कैस्ट्रो पर हमला शुरू कर देते हैं, पर कैस्ट्रो तो पहलवान है, वो बदमाश उसको क्या मारते हैं। कैस्ट्रो तो सभी को धूल चखाते हुए उनको मारता रहता है। मार मार कर पूछता है कि बताओ दिव्या कहाँ पर है। तो एक बदमाश कहता है कि हमें माफ कर दो साहब, हमने सिर्फ दिव्या का अपहरण पैसों के लिए किया था। किसी दूसरे बंदे ने हमें पैसे दिए थे दिव्या को उसको सौंपने के लिए, बस इसीलिए हमने दिव्या को उसके हवाले कर दिया। अब हमें नहीं पता कि दिव्या कहाँ पर है। कैस्ट्रो कहता है तुमने सिर्फ दिव्या का अपहरण नहीं किया बल्कि 3 कांस्टेबल की जान भी ली है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो सभी बदमाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, क्योंकि कैस्ट्रो बड़ा ही खतरनाक ऑफिसर है दोस्तों। इंसाफ में देरी होने से अच्छा वो सीधे एनकाउंटर कर देता है। अब कैस्ट्रो दिव्या को ढूंढने में लगा होता है कि कहाँ है वो। तभी कंट्रोल रूम में जीवा नाम का एक बंदा पुलिस वालों को फोन करके कहता है कि चेन्नई से कोयम्बटूर जाने वाली बस के अंदर एक लड़की के साथ गलत हो रहा है। वो बस का नंबर भी दोस्तों पुलिस वालों को बता देता है, लेकिन आगे वो कुछ कह पाता, फोन हो जाता है कट। ये खबर जैसे ही कैस्ट्रो को मिलती है उसे लगता है कि शायद वो दिव्या ही होगी, उसको ही पक्का बस में डालकर ले जाया जा रहा होगा। इसलिए कैस्ट्रो उस बस के पीछे लग जाता है और नाकाबंदी करके बस को रुकवा भी लेता है। पर जब वो बस में सवार होता है तो वहां से सारे पैसेंजर्स घबराए हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हीं पैसेंजर में एक सीट पर जीवा की लाश होती है। वही जीवा दोस्तों जिसने पुलिस को कॉल लगाया था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि किसी ने देखा ही नहीं कि जीवा को किसने मारा और कैसे मारा, सब अनजाने में हो गया, ऐसा इन लोगों का कहना होता है। ऊपर से बस में जीवा की गर्लफ्रेंड मीना भी शामिल होती है, उसको भी पता नहीं चला कि जीवा की हत्या कैसे हुई। बस में एक हथियार भी मिलता है जिसमें खून लगा होता है। कैस्ट्रो भी जीवा की लाश और हथियार को टेस्ट के लिए भेज देता है आगे, ताकि उसके बारे में और जानकारी निकाल पाए। फिर वो एक एक करके सभी पैसेंजर से पूछताछ करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आता है, ताकि जान सके कि आखिर सभी पैसेंजर्स ऐसे किस नशे में थे कि बस में इतना कुछ हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं
नहीं चला। पैसेंजर का कहना होता है कि दिव्या नाम की कोई लड़की बस में सवार ही नहीं हुई थी। फिर कंडक्टर और बस ड्राइवर से पूछताछ करने और बस में सवार पैसेंजर की लिस्ट चेक करने के बाद कैस्ट्रो को पता चल जाता है कि जाननी नाम की एक लेडी मिसिंग है, जिसने इसी बस का टिकट बुक किया था और जीवा ने भी नंबर इसी बस का बताया था जब उसने फोन किया था, लेकिन कंडक्टर ने जाननी के नाम को क्रॉस करके रखा होता है। तो कैस्ट्रो उससे पूछता है कि क्या कारण है इसका। वो बताता है कि सर, बस शुरू होने का टाइम 8 बजे का था, हमने आधा घंटा और इंतजार किया जाननी के लिए, लेकिन वो आई ही नहीं, इसीलिए हम बस लेकर निकल गए और जाननी का नाम क्रॉस कर दिया हमने, क्योंकि जाननी बस में थी ही नहीं। अब कैस्ट्रो बस में मौजूद और भी लोगों से बारी बारी पूछताछ करता है। तब एक महिला डॉक्टर जो बस में मौजूद होती है वो कहती है बस में कंडक्टर और जीवा के बीच हाथापाई हुई थी, क्योंकि बस में एक प्रेग्नेंट महिला सवार थी। तबीयत खराब होने की वजह से उसने बस में वोमिट कर दिया था। तो कंडक्टर उस महिला पर चिल्लाने लगा, जो देखकर जीवा ने कंडक्टर से बहस कर दी और ये बहस हाथापाई में उतर आई। हो सकता है कंडक्टर ने ही जीवा को गुस्से में मार दिया हो। कैस्ट्रो फिर जब इसके बारे में कंडक्टर से सवाल करता है तो वो भी यही कहता है कि सर जी, लड़ाई हुई थी, लेकिन वो छोटी सी बात थी, इसलिए मामला वहीं पर खत्म हो गया। इतनी सी बात के लिए मैं किसी को क्यों मारूंगा बताइए। इसके बाद कैस्ट्रो पूछताछ के लिए मीना को बुलाता है, जो अभी भी सदमे में होती है। कैस्ट्रो पूछता है कि आखिर उस समय तुम कहाँ थी जब जीवा की हत्या हुई। मीना कहती है वो प्रेग्नेंट महिला अकेली थी और काफी तकलीफ में थी, तो जीवा से कहकर मैं उसी की सीट पर चली गई थी ताकि उस महिला को थोड़ा सहारा दे सकूं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि किसने जीवा को मार दिया। अब कैस्ट्रो मीना से जीवा और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है, क्योंकि मीना पैसेंजर बता रहे थे कि तुम दोनों काफी घबराई हुई हालत में बस में चढ़े थे। तब मीना कहती कि सर, मैं और जीवा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जीवा गरीब घर का लड़का था, उसने हिम्मत जुटाकर मेरे परिवार वालों से हमारे रिश्ते की बात भी की, लेकिन मेरे घर वाले इस चीज के लिए राजी नहीं हुए और मार मार कर उसको घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि आइंदा मीना के आसपास भी भटका तो जीवित नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी शादी भी किसी और के साथ तय कर दी थी और तब हमने फैसला किया कि घर छोड़कर भाग चलते हैं। उसी दिन मैं घर से भागकर जीवा के साथ उस बस में सवार हो गई थी। मुझे क्या पता था कि मेरा यह कदम जीवा को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगा। पता नहीं, हो सकता है कि कहीं मेरे परिवार वालों ने ही जीवा को मरवा ना दिया हो। गई थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर कैस्ट्रो को फोन करके बताती है कि जीवा की जान गले पर किसी हथियार से हमला करने की वजह से गई है। उसी के साथ साथ जो हथियार आपको बस में मिला था उस पर मिला फिंगरप्रिंट गुरु नाम के पैसेंजर से मैच हो गया है। सुनते ही कैस्ट्रो गुरु को सभी पैसेंजर में से ढूंढकर पहले तो बहुत मारता है कि आखिर तूने जीवा को क्यों मारा। तो गुरु बताता है कि साहब, हाँ ये बात सच है कि मैं जीवा को मारना चाहता था और उसे मारने ही मैं बस में सवार हुआ था, लेकिन जब मैं उसे मारने गया तो पता चला कि वो पहले से मर चुका है और इस चीज से मैं डर गया और तभी आप बस में सवार हो गए। तो हड़बड़ी में मेरा चाकू वहीं पर गिर गया जो आपको मिला। कैस्ट्रो कहता है आखिर तू जीवा को मारना क्यों चाहता था, ऐसा क्या हो गया था तुम दोनों के बीच। तब गुरु सब कुछ सच बताता है। असल में दोस्तों, एक हफ्ते पहले जीवा और मीना एक ढाबे पर रुके थे। मीना जैसे बाथरूम गई वो वहाँ से एकदम घबराई हुई हालत में वापस आई और जीवा को एक मोबाइल दिखाकर कहा कि ये मोबाइल किसी ने बाथरूम में छुपा कर रखा हुआ था जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा हुआ मेरी नजर इस मोबाइल पर पड़ गई। सुनकर जीवा भड़क जाता है और तुरंत ढाबे के मैनेजर को इसके बारे में बताता है। तो मैनेजर कहता है ये तो गुरु का मोबाइल है, ये हमारे ढाबे पर काम करता है वैसे। सुनते ही जीवा तो गुरु को बहुत मारता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। इतना ही नहीं, उसकी इस हालत की वजह से मैनेजर उसको ढाबे से भी निकाल देता है और तब गुरु ने ठान लिया था कि मैं जीवा को मार कर रहूंगा, अपना इसका बदला लूंगा मैं। इसी इरादे से वो बस में सवार हुआ था और आगे क्या हुआ ये तो हम जानते हैं। अब ऐसे पूछताछ के दौरान एक बंदे के जूते पर कैस्ट्रो को खून लगा हुआ दिखाई देता है। तो कैस्ट्रो उससे कहता है ये खून कहाँ से आया। डर के मारे वो बंदा अपने और अपने साथी की पोल खोल देता है कि हमने एक बंदे से उसका बैग छीना था, इस छीना झपटी में हमारा चाकू उस बंदे के हाथ में लग गया, उसका ये खून है, आप चाहो तो टेस्ट कर लो। ये जीवा का खून नहीं है, उसकी हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैस्ट्रो जितना मामले को हल करने की कोशिश करता, मामला उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। वो केस तो दिव्या का सॉल्व करने निकला था, लेकिन अब जीवा का मामला सामने आ गया। उसे समझ नहीं आता कि हत्यारा कौन हो सकता है। तो उसके शक की सुई कभी कंडक्टर पर, कभी मीना के परिवार पर, तो कभी मीना पर ही अटक जाती है। साथ ही कल इलेक्शन की गिनती भी होने वाली होती है। वो किसी भी हाल में ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं न कहीं ये केस दिव्या से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कैस्ट्रो पुराने हिस्ट्री शीटर्स को भी पकड़कर उनसे पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने दिव्या का अपहरण किया या फिर किसी ने जीवा को मारा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी एक पुलिस वाला कैस्ट्रो को फोन करके बता देता है कि एक रेड ओमनी नाकाबंदी तोड़कर आगे भाग गई है। ये सुनने की देरी थी कि कैस्ट्रो तुरंत लोकेशन निकलकर ओमनी के पीछे पड़ जाता है और काफी देर तक पीछा करने के बाद उसको वो ओमनी एक जगह पर खड़ी दिखाई देती है। पुलिस वाले तुरंत उस ओमनी को चेक करते हैं, जिसके अंदर एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और ऐसे में दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जाननी है, जिसको जीवा ने देखा था बस के अंदर जबरदस्ती होते हुए। कैस्ट्रो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो पहले तो हैरान होता है कि जाननी के पास बस की टिकट है, लेकिन वो बस में सवार
नहीं हुई। फिर इसको कोयम्बटूर में कैसे फेंका गया? पैसेंजर का तो कहना था कि ये बस में सवार हुई नहीं, तो जाननी को वापस घर चले जाना चाहिए था ना। पर जीवा तो ये कहते हुए मर गया कि उसने बस में जाननी के साथ गलत काम होते हुए देखा था। उस बस का नंबर भी उसने दिया था जिसमें वो खुद सवार था। तो क्या चीज है ये? कैस्ट्रो का दिमाग हो जाता है खराब। वो फिर कंडक्टर से पूछता है, क्या ये बस बीच में कहीं रुकी थी या बीच में कोई बस में चढ़ा था? तो कंडक्टर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम कहीं भी बस रोकते हैं तो बस के मालिक का तुरंत फोन आ जाता है, क्योंकि वो हमारी बस की लोकेशन देखता रहता है। हाँ, टोल वगैरह पर रुक जाती बस, उसके अलावा कहीं नहीं रुकती। कैस्ट्रो के दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही नंबर प्लेट की दो बसों, जाननी दूसरी बस में सवार हुई और जीवा उसी नंबर की दूसरी बस में, लेकिन एक नंबर की दो बस कैसे हो सकती हैं? और तब कैस्ट्रो का शक यकीन में कुछ ही टाइम में बदल जाता है, क्योंकि जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे उसी नंबर की दूसरी बस 1.5 घंटे पहले एक टोल नाके से गुजरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जिस बस में जीवा की उनको लाश मिली थी वो बस अभी पुलिस के कब्जे में है। इसलिए कैस्ट्रो तुरंत टोल नाके पर खड़े पुलिस को फोन करके उस बस को हिरासत में लेने के लिए कह देता है और पुलिस वाले भी तुरंत काम पर लग जाते हैं। साथ ही जिस बस के अंदर जीवा की बॉडी मिली होती है ना, उस बस के टूल बॉक्स में सारे सामान रखे होते हैं सिवाय स्क्रू ड्राइवर के। कैस्ट्रो समझ आता है कि कुछ तो बात है जिसे कंडक्टर और ड्राइवर मिलकर छुपा रहे हैं। इन दोनों में से कोई तो है जो इस हत्या में शामिल था, या फिर दोनों ने मिलकर जीवा को मार डाला। तब उसको एक पैसेंजर के मोबाइल में उसकी सेल्फी मिलती है जो उसने ड्राइवर के साथ ली थी। उस सेल्फी में ड्राइवर के शर्ट में 2 होल वाले बटन लगे होते हैं, लेकिन जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तब उसके शर्ट पर 4 होल वाले बटन लगे हुए थे। देखकर कैस्ट्रो का शक तुरंत ही यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो ये ड्राइवर कुछ तो छुपा रहा है। इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी, तभी इसका मुंह खुलेगा। और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पूछा जाता है उससे कि आखिर एक नंबर प्लेट की 2 बस क्यों चल रही थी? पर मार खा खा कर ड्राइवर की हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर वो सारी सच्चाई उगल देता है कि सर, हम एक नंबर की 2 बस इलीगल काम के लिए चलाते हैं ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। ऐसे ही हमारी बस स्टॉप पर खड़ी थी जिसमें हमारे इलीगल काम होते हैं। नंबर प्लेट देखकर जाननी उसमें ही सवार हो गई। उसे लगा कि शायद यही वो बस है जिसमें उसे सवार होना था। उस इलीगल बस में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे और कंडक्टर की नीयत बिगड़ गई, इसलिए उसने जाननी को मारकर वहीं बांध दिया और उसके साथ गलत काम किया। पर जब इलीगल बस आगे बढ़ रही थी तो असली बस जाननी का इंतजार करते हुए अपने स्टॉप से लेट निकली, इसीलिए दोनों बस को एक दूसरे के बाजू से होकर गुजरना पड़ा। यही वो टाइम था जब हमारी असली बस में बैठा जीवा ने सारी चीजें देख ली कि जाननी के साथ क्या क्या हो रहा है। उसने हमारी बस को इलीगल बस के सामने रुका देने को कहा ताकि जाननी को बचाया जा सके, पर मैंने इसके लिए मना कर दिया, वरना हम फंस जाते। तो जीवा ने खुद ही पुलिस में जाननी के बारे में बता दिया, पर आगे कुछ बता पाता उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने इलीगल बस के ड्राइवर को फोन करके बस छुपा देने के लिए कहा, वरना अब तक पुलिस जगह जगह नाकाबंदी करवा चुकी होती। इसलिए उसने तुरंत इलीगल बस को छुपा दिया और उसमें से जाननी को निकालकर एक जगह रख दिया। और फिर बाद में उनके आदमी आकर जाननी को रेड ओमनी में डालकर वहां से लेकर गए। मेरा इरादा जाननी को मारने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन बॉस ने ऑर्डर दिया था कि जीवा को मार दो, क्योंकि अभी तो उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है। होश में आने के बाद वो सभी पुलिस वालों को बता देगा कि एक नंबर की 2 बस चल रही थी। इसीलिए मैंने पानी में नींद की दवा मिलाकर सबसे पहले कंडक्टर को पिलाया और उसके बाद जीवा को, और जब सब सो गए तो मैंने चुपके से जीवा के अंदर स्क्रू ड्राइवर घुसाकर मार डाला। कैस्ट्रो कहता है, आखिर तुम्हारा बॉस है कौन और क्या लेकर जा रहे थे तुम इलीगल बस के अंदर? ड्राइवर कहता है कि हमें नहीं पता सर, हमारा बॉस ही बस में इलीगल सामान डालता है, हमें तो बस सामान बताई जगह पर पहुंचाना होता है। सुनकर कैस्ट्रो का दिमाग घूम जाता है। वो कांस्टेबल को गन देकर कहता है, अगर ये अपने बॉस के बारे में नहीं बताता इसे शूट करके मार देना अभी के अभी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, हवालात में मौजूद एक आदमी ड्राइवर को शूट करके मार देता है और कैस्ट्रो को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांस्टेबल सही समय रहते उसे शूट कर देता है, क्योंकि असल में वो आदमी बॉस का ही बंदा था, जिसने अपने आदमी को बोल के रखा हुआ था कि अगर हमारा कोई भी आदमी अगर किसी के सामने मुंह खोलने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत मार देना। तो वहीं पुलिस वालों को वो बस जंगल में खड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर उनको इलीगल बस का वो ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं दोनों। ये बात तो साफ है कि जो भी बॉस है वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, जिसके बंदे चारों तरफ फैले हुए हैं। अब उसे कैसे भी करके हिरासत में लेना ही होगा। तो दोस्तों, कैस्ट्रो एक अल्फा नाम से टीम बनाता है। वो इसी चीज पर नजर रखेंगे कि शहर में कौन क्या चीजें लेकर जा रहा है, क्योंकि कैस्ट्रो का मानना यह होता है कि जो भी बस में सामान था उसको वो बॉस कहीं ना कहीं तो लेकर जा ही रहा होगा। तो सभी पुलिस वालों को ड्रोन की मदद से एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जो हॉस्पिटल के बजाय कहीं और ही जा रही होती है, और एक बाइक वाला उसको डायरेक्शन दे रहा होता है। तो कैस्ट्रो भी उसी एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है, और जब वो उस जगह पर आता है ना जहाँ एम्बुलेंस रुकी होती है, वहाँ उसको मिलती है दिव्या, वही दिव्या जिसका केस सबसे पहले उसके पास आया था। दिव्या को एम्बुलेंस का ड्राइवर बंदी बनाया होता है, और यही वो आदमी है जो ड्राइवर का बॉस था, जिसने ऑर्डर दिया था कि जीवा को मार डालो। एम्बुलेंस को जब चेक किया जाता है तो उसके अंदर कुछ नहीं बल्कि ईवीएम मशीन्स होती है, यानी कि ये बॉस ईवीएम मशीन्स ही इलीगल बस में लेकर जा रहा था।
और दिव्या भी किसी और की नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर की बेटी है, जिसका अपहरण किया गया था धोखे से गलत नेता को जिताने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर को जब इसके बारे में पता चला तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए अपोजिशन ने दिव्या का ही अपहरण करवा लिया, जिस वजह से इलेक्शन कमिश्नर चुप रहा, लेकिन दिव्या के दादा दादी ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस तरह कैस्ट्रो ने 10 घंटे के अंदर न सिर्फ दिव्या को ढूंढ निकाला बल्कि जीवा को भी इंसाफ दिलाया, बल्कि ईवीएम की हेरा फेरी का भी पर्दाफाश किया। थोड़ी सी स्टोरी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन एक बार फिर देखने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके बाद कैस्ट्रो हर बार की तरह इस बार भी उस बॉस का एनकाउंटर करके उसको मार देता है। इसी के साथ होती है मूवी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।